नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैला आंचल उपन्यास। इनके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। अब तक के लेक्चर में मैंने 2 भाग आपको पढ़ाया है। अब ये तीसरा भाग है जिसमें हम 11वें परिच्छेद में आए हैं। दोस्तों, ये जो मैला आंचल उपन्यास है बहुत ही बृहद उपन्यास है और ये 2 खंडों में विभक्त है, जिसमें से हम पहला खंड देख रहे हैं। पहले खंड के अंतर्गत लगभग 44 परिच्छेद इसमें हैं, जिनमें हम 11वें परिच्छेद में आए हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बता रहा हूँ। ये जो उपन्यास है उनका सारांश ध्यान से आप इसको पढ़ते रहिए। तो 11वां परिच्छेद है। हमने 10वें परिच्छेद तक देख लिया था कि जो कमली है वह बेहोश हो जाती है और डॉक्टर प्रशांत उसको दवाई देने जाते हैं, इंजेक्शन लगाने जाते हैं। तो जैसे ही प्रशांत जाते हैं, कमली उठ जाती है, इंजेक्शन नहीं लगवाती है, दवाई खाने से भी मना कर देती है, लेकिन प्रशांत जब उनको बोलते हैं तो वह दवाई खा लेती है। तो इस तरह से कमली और प्रशांत, जो कमली है वह प्रशांत की ओर आकर्षित हो जाती है, यह हमें पता चलता है। तो अब हम 11वां परिच्छेद में देखते हैं। 11वें परिच्छेद का आरंभ तंत्रिमा टोली में होने वाली सुरंगा सदा ब्रिज की संगीतात्मक कथा के वर्णन से किया गया है। ये जो कथा है यह सुरंगा सदा ब्रिज की संगीतात्मक कथा है और कथा को पुरैनिया स्टेशन से आया एक खलासी जो है वह सुना रहा है। ठीक है, और यह खलासी जो है वह जादू टोना भी जानता है। यह खलासी 1 साल से महंगू दास की जो बेवा बेटी है फुलिया से सगाई करने के लिए चक्कर लगा रहा है, किंतु अभी तक उसकी बात नहीं बन पाई है। तो वह इस गांव में आ जाता है। उसके बाद बताया गया है कि रमजनू दास की पत्नी तंत्रिमा टोली की स्त्रियों की जो है वह सरदार है। उससे जो है ऊंची जाति के लोग भी डरते हैं, क्योंकि उसने एक बार सिंह जी का जो मुंह है वह बिगाड़ दिया था। ठीक है, जो कि राजपूत टोली के सरदार हैं, सिंह जी है ना, उसका मुंह बिगाड़ दिया था। तो जो टोले के जवान लड़कियां चूँकि उसकी मुट्ठी में रहती है, अतः उसको खुश करने के लिए जो खलासी आया है उसके लिए गिलट का कंगन लाया है। ठीक है, ताकि जो स्त्रियों की सरदार है उनको वह खुश कर सके और फुलिया को आसानी से अपने से विवाह करने के लिए उसके घर वालों को मना सके। तो फुलिया उससे विवाह के लिए इच्छुक होते हुए भी माँ बाप के भय के कारण अपना मुंह नहीं खोल पाती। कंगन पाकर रमजनू दास की स्त्री खलासी का पक्ष लेते हुए फुलिया की माँ को भड़काती है। वह कहती है कि अरे फुलिया की माएँ, तुम लोगों को न तो लाज है न धर्म। कब तक बेटी की कमाई पर लाल कनारी वाली साड़ी चमकाओगी? आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूँ कि जवान बेवा बेटी दुधार गाय की बराबर है, मगर इतना मत दूहो कि देह का खून भी सूख जाए। तो इस तरह बात सुनकर फुलिया की माँ भी कम नहीं थी। उसने भी उस स्त्री को आड़े हाथों लेते हुए और उसका अनुचित संबंध खलासी से जोड़ते हुए कहा कि हाथ में कंगना तो चमका ही रही हो, खलासी को एक पुड़िया सिंदूर नहीं जुटता है। फुलिया खलासी से फिर कहती है कि यदि उसके माता पिता का चुमौना अर्थात विवाह उसके अर्थात खलासी के साथ नहीं करेंगे तो वह उसके साथ भाग चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से फुलिया खलासी को कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। अब हम देखते हैं 12वां परिच्छेद। 12वां परिच्छेद में महंत सेवादास की मृत्यु हो जाने के कारण जो उसका सेवक रामदास है, इसको महंती की चादर देने के लिए आचार्य गुरु आने वाले थे। इस महंती के अवसर पर महंत बनने वाले व्यक्ति के लिए एक शर्त रखी जाती है। यह शर्त लिखी जाती थी
कि वह लंगोटा बंद रहकर अर्थात ब्रह्मचर्य धारण कर सद्गुरु के स्थल की रक्षा करेगा, मादक द्रव्य का सेवन नहीं करेगा और कोई दासी रखैल नहीं रखेगा। तो नए महंत को 900 बीघा जमींदारी का मालिक बन जाना था। ठीक है, जो महंत बनता, नया महंत, वो महंत बनते ही 900 बीघा की जमींदारी उसके पास आ जाती। यही कारण था कि जो आचार्य गुरु का संदेश लेकर आने वाला था, जिसका नाम है लरसिंह दास, ठीक है, उसके मुंह में स्वयं महंत बनने की इच्छा से पानी भर आया। जो संदेश लेकर आने वाला था वही अब महंत बनने की इच्छा करने लगा। तो इसका अन्य कारण था लक्ष्मी का शाप भ्रष्ट अप्सरा जैसा सौंदर्य, और जो लरसिंह दास है उसने लक्ष्मी पर डोरे डालने का प्रयास भी किया, किंतु लक्ष्मी ने उसे अच्छी तरह से लताड़ दिया। लरसिंह दास साधु होने से पूर्व एक भ्रष्ट चरित्र का व्यक्ति था और वह सोनमतिया कहारिन की बेटी रधिया को भी भ्रष्ट कर चुका था। उसने अर्थात लरसिंह दास ने नौटंकी में नौकरी करने के साथ ही गांजे की तस्करी भी की थी। उसको जब लक्ष्मी ने फटकारा तो वह कुटिल चाल का आश्रय लेकर कहने लगा कि वह आचार्य गुरु को गाली दे रही है। यह सुनकर लक्ष्मी और भी बिगड़ उठी और गरज कर बोली, रामदास, गर्दनियाँ देकर निकाल दो इसको, यह साधु नहीं राक्षस है, इसके सिर पर माया सवार है। इससे पूछो कि आज सवेरे जब मैं स्नान कर रही थी तो बांस की पट्टी में छेद करके यह क्या देखता था, शैतान। इस तरह से वह उसके बोलने पर रामदास ने उसे धक्का देकर भगा दिया। अब देखते हैं 13वां परिच्छेद। ज्योतिषी जी को ही नहीं, गांव के सभी लोगों को लगता है कि गांव के ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक कारण यह था कि स्टेट का सर्किल मैनेजर तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को उन लोगों पर नालिश करने के लिए कहता है जिन पर 1 साल का भी लगान बकाया है। ठीक है, तो जो सर्किल मैनेजर रहता है स्टेट का, वो तहसीलदार को बोलता है कि जिनका 1 साल का भी लगान बाकी है उसको अदालती कार्यवाही उस पर बैठा दिया जाए। तो उधर राम कृपाल सिंह और ज्योतिषी काका यादव टोली के लोगों द्वारा सीना तान कर चलने और प्रणाम पाती भी न करने से चिढ़े हुए थे। सिंह साहब तो कभी कभी यह भी सोचते थे, यहाँ पे सिंह जो बोला गया है वो राम कृपाल सिंह के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सिंह साहब तो कभी कभी यह भी सोचते थे कि हरगौरी द्वारा बताए हुए काली कुर्ती वालों को गांव में क्यों ना बुला लिया जाए जो लाठी चलाना सिखाएंगे। लरसिंह दास मेरीगंज के घर घर जाकर यह अब प्रचार करने लग जाता है लक्ष्मी के धुतकारने पर कि मठ की महंती आचार्य गुरु को मिलनी चाहिए। महंत की रखेलिन या दासी को मठ के मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं। और रामदास की बात है तो रामदास तो भैंसवार है, इतने बड़े मठ को चलाना मूर्ख आदमी के बूते की बात नहीं है। इस तरह से जो बातें हैं वह लरसिंह दास फैलाने लग जाता है क्योंकि वह महंत नहीं बन पाया। ठीक है, उधर तंत्रिमा टोले में पंचायत कर यह निर्णय लिया गया कि टोले की कोई भी औरत अर्थात तंत्रिमा टोले की कोई भी औरत बाबू टोले के किसी भी आंगन में काम करने नहीं जाएगी। उनकी देखा देखी गहलौत छत्री, कुर्मी छत्री, पोलिया टोले, धनुक थारी और कुशवाहा छत्री टोले के पंचों ने भी ऐसी ही व्यवस्था कर दी कि कोई भी बाबू टोले में कार्य करने नहीं जाएगा और उनकी स्त्री बाबू टोले में काम करने नहीं जाएगी। अब कालीचरण का अखाड़ा भी जोरों पर है और कीर्तन मंडली भी। बालदेव को अखाड़ा पसंद नहीं क्योंकि उसे लगता है कि शरीर में अधिक ताकत होने पर हिंसावाद का भय रहता है। अब हम देखते हैं 14वां परिच्छेद। ये जो परिच्छेद है इसके आरंभ में गाड़ीवानों के निम्न गीत परिप्रेक्ष्य में होता है। वे कहते हैं कि चढ़वली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से,
कब होई है गबना हमार रे भौजिया। तो इस तरह से गाना हमें सुनाई देता है और यह जो है वह कमली की अंतर व्यथा है। ठीक है, कमली की अंतर व्यथा से यह ज्ञात हुआ है कि उसकी तो कोई भौजी ही नहीं है, अतः वह अपनी पीड़ा किससे व्यक्त करे। कमली यह गाना सुनकर सोचती विचारती है। अपने इलाज के संबंध में कमली जो है वह डॉक्टर प्रशांत की ओर आकृष्ट हो चुकी है और उसकी मुस्कान को बड़ी जानलेवा स्वीकार करती है। कमली जो है डॉक्टर प्रशांत के प्रति इस दृष्टि से रुष्ट सी है कि प्रशांत उसके दिल की बीमारी को क्यों नहीं समझता। वह उसको मिट्टी का माधव अर्थात कमली प्रशांत को मिट्टी का माधव कहने लगती है। डॉक्टर प्रशांत रोज शाम को तहसीलदार अर्थात कमली के यहाँ चाय पीने आता है। एक दिन कमली उससे भोजन करने का आग्रह करती है और कहती है कि मिर्च मसाला नहीं खाते, उबली हुई चीज़ें खाएंगे, यही ना। तो प्रशांत सोचता है कि कमली का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यदि शीला यहाँ होती तो इसको भावात्मक संक्रमण अथवा प्रत्यावर्तन के मोड़ पर पहुंचा हुआ रोग बताती। 15वां परिच्छेद देखते हैं। सुमृत दास को लोग लबड़ा आदमी अर्थात बहुत ही झूठ बोलने वाला आदमी समझते हैं। यद्यपि वह कभी कभी बड़े पते की बात भी बताता है। कौन? सुमृत दास। सुमृत दास की सूचना है कि लरसिंह दास को कलेक्टर ने महंत स्वीकार कर लिया है और वह यह सूचना भी देता है कि बालदेव को कपड़ा, मिट्टी का तेल या चीनी की पुर्जियाँ अर्थात पर्चियाँ देने का काम मिला है। तो बालदेव को कपड़ा, मिट्टी का तेल और चीनी का जो पैकेट है यह बांटने का काम मिला है, यह बताता है। इससे पूर्व लोग पर्चियाँ लेने के लिए 10 कोस दूर, एक कोस में 4 किलोमीटर होता है, तो 4 दाहम 40 किलोमीटर दूर कमलदाहा में मुस्लिम लीगी नेता कमरुद्दी बाबू के पास जाते थे। तो हर किसी को पर्चियाँ फिर भी नहीं मिल पाती थी क्योंकि कमरुद्दी इन चीज़ों को ब्लैक में बेच देता था, तो राशन पानी नहीं मिल पाता था। खलिहान खुलने के अवसर पर बिदापत नाच का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कौन सा नाच? बिदापत नाच, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर लिबड़ू पासवान है। ठीक है, अब गांव भर के लोग तहसीलदार साहब के खलिहान में जमा हो जाते हैं और इस नाच गाने का आनंद ले रहे हैं। ज्योतिषी जी जो है, जो कि उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्राह्मण टोली का ये जो कि प्रमुख रहता है ज्योतिष, इस नाच को देखने के लिए नहीं आता है क्योंकि उसका पुत्र जो है वह बिदापत नाच का समाजी है अर्थात बिदापत नाच में अभिनय करता है और वे यह सहन नहीं कर सकते कि बामन नाचे और तेली तमाशा देखे। वे सोचते हैं कि उनका पुत्र राम नारायण जो है वह कुपुत्र है। 16वां परिच्छेद। 16वें परिच्छेद में देखिए, खेलावन यादव जो कि यादव समाज से है ना, जो कि यादव समाज का प्रतिनिधित्व करता है, इसके दरवाजे पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है क्योंकि वहाँ बालदेव चीनी, तेल और कपड़े की पर्चियाँ बांटता है। जिला सेक्रेटरी का आदेश आता है, चूँकि मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, अतः जो बालदेव है उनको सभा के लिए झंडा, पतखा और जत्था लेकर जाना होगा। अब चूँकि मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, वे देशभक्त रहते हैं, देश के जो मिनिस्टर हैं, है ना, मंत्री हैं, तो मंत्री आएंगे तो उसके लिए झंडा, पताखा और लोगों की टोली ले जाना है बालदेव को। तो बालदेव उनके लिए लोगों की टोली, बच्चे, औरतें और मर्दों के जत्थे तैयार करता है और वहाँ ले जाता है। तो वह जो जिला कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है, मिनिस्टर साहब इसको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और बालदेव जिला कांग्रेस कमेटी का मेंबर बन जाता है। ठीक है, अब कालीचरण यादव टोली से है। कालीचरण और वासुदेव को कोई कम्युनिस्ट कार्यकर्ता अलग से ले जाता है और
उन्हें कामरेड कहकर संबोधित करता है इन दोनों को, है ना। और वह पूछता है कि गांव में किस जाति के लोगों की संख्या अधिक है। तो बालदेव कटा सा रहने के कारण कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बन जाता है। अर्थात जो कालीचरण है बालदेव से अलग रहता है, ठीक है, बालदेव को पसंद नहीं करता, इस कारण वह सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बन जाता है कालीचरण। अब पार्टी के जिला मंत्री कालीचरण को लाल पताका की एक कापी और एक झंडा देते हुए कहते हैं कि वह गांव में जाकर मेंबर जोड़े सोशलिस्ट पार्टी के, ठीक है। कालीचरण वासुदेव को समझाता है यही पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। किराती दल का नाम नहीं सुना था, बम फोड़ दिया फटाक से मस्ताना भगत सिंह, यह गाना नहीं सुने हो, वही पार्टी है, इसमें कोई लीडर नहीं, सभी साथी हैं, सभी लीडर हैं। बालदेव जी तो बुजुर्गा है, पूंजीवाद है, ठीक है। इस तरह से जो कालीचरण है वह वासुदेव को समझाता है। आगे देखते हैं 17वें परिच्छेद में। इस परिच्छेद का आरंभ जो है वह काशी के 30 चेलों के साथ आने वाले आचार्य गुरु के वर्णन से किया गया है। काशी से एक आचार्य गुरु आते हैं और उसके साथ 30 चेले गांव में आते हैं। उनके साथ एक नागा साधु आया रहता है और जो बड़ा ही क्रोधी दिखाया गया है, और चूंकि लरसिंह दास ने उसके कान भर रखे हैं उस नागा साधु का, अतः वह लक्ष्मी को फटकारते हुए बहुत गाली गलौज करता है, ठीक है। वह जो नागा साधु है वह लक्ष्मी को गाली का बकता है और कहता है कि हरामजादी रंडी, तय समझती क्या है री, ऐ दुनिया को तय अंधा समझती है, बोल छिनाल, तय आचार्य गुरु को गाली देती है, तेरे मुंह में कुड़ाले का डंडा डाल दूं, बोल साली कुत्ती, साधु का रगत बहाती है और बाबू लोगों से मुंह चटवाती है। तो इस तरह से इसी प्रकार वह रामदास जो कि सेवक रहता है उसको भी फटकारते हुए कहता है, सुअर के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले, तय महंत बनेगा रे, आ इधर तुझको खड़ाऊ से टीका दे दूं महंती का, तेरी बहन को खटाक, तेरी माँ को खटाक, घसियारे का बच्चा, जा लक्कड़ लाकर धुनी में डाल। तो इस तरह से जो नागा साधु रहता है वो लक्ष्मी और रामदास दोनों को प्रताड़ित करता है गाली देकर। तो लक्ष्मी जो है वह फरियादी लेकर बालदेव के पास, खेलावन जो कि यादव टोली का प्रमुख रहता है, और जो कि सिंह के पास जाता है जो कि राजपूत टोली का प्रमुख रहता है, ठीक है। तो इन सभी लोगों के पास पहुंच जाती है, किंतु कोई भी उसकी सहायता करने का आश्वासन नहीं देता। हाँ, जब वह रो रो कर कालीचरण को नागा बाबा की करतूतें सुनाती है तो कालीचरण उसे चिंता न करने का आश्वासन देता है। अब आचार्य गुरु द्वारा लरसिंह दास को महंत नियुक्त करने के कागज पर गांव के सभी प्रमुख व्यक्ति तो हस्ताक्षर कर देते हैं, किंतु इसका विरोध करते हुए कालीचरण कहता है कि जिस मठ के लिए हमारे बाप दादाओं ने जमीन दी थी उसका महंत हम एक नंबरी बदमाश को नहीं बना सकते। नागा साधु कालीचरण को माँ बहन की गालियाँ देते हुए कुल्हाड़े से काट डालने की धमकी देता है। तो इस पर कामरेड वासुदेव अपने साथियों के साथ उस जो नागा साधु रहते हैं उस पर पिल पड़ता है, अर्थात उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वह भाग जाता है नागा साधु। लरसिंह 4 चपत खाकर ही महंती से तौबा कर लेता है और रामदास को महंती की चादर प्रदान कर दी जाती है। टीके के पश्चात अर्थात रामदास को महंती दे देने के पश्चात कृतज्ञ लक्ष्मी कालीचरण को अंदर बुलाती है, तो कालीचरण अपने उस्ताद की सीख याद करके लक्ष्मी से भी 5 हाथ से अधिक दूर खड़ा हो जाता है। इसके बाद देखते हैं 18वां परिच्छेद। इस परिच्छेद में पार्वती की जो माँ है
ठीक है। पार्वती की जो माँ है इसको गांव की स्त्रियों के द्वारा डायन समझने का तथ्य का वर्णन किया गया है। तो पार्वती की माँ है इसको डायन समझा जाता है गांव वालों के द्वारा। सुमृत दास उसको गांव का एक ऐसी लेडी डॉक्टर बताता है जो 5 महीने के गर्भ को भी बड़ी सफाई से गिरा देता है। गीताष्टमी की रात को लोगों ने उसको एक बच्चा गोद में लेकर नग्न नृत्य करते देखा है। तो यह सभी बातें बताई जाती है, बातें की जाती है, ये सभी बातें। अब जो डॉक्टर प्रशांत है उसमें मौसी का संबंध स्थापित करके उसे हलवा बनवाकर खिलवाता है, अर्थात जिसे डायन कहा जाता है उससे डॉक्टर प्रशांत मिलने जाते हैं, है ना। तो गांव की स्त्रियां प्रशांत का अमंगल होने की भविष्यवाणी कर देती है। कालीचरण प्रशांत को लाल सलाम करते हुए यह सूचना देता है कि मेरी गंज कोठी के बगीचे में पूर्णिया की सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग होगी, आप चाहे तो आकर आप सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। परिच्छेद में आते हैं। इस परिच्छेद में सोशलिस्ट पार्टी की जो सभा है ये दिखाई गई है और इसमें संभ्रांत लोग बड़ी मात्रा में भाग लेते हैं क्योंकि वे उस पार्टी को ज़मीन जोतने वाली पार्टी समझते हैं। कालीचरण उनको समझाता भी है कि ज़मीन किसकी, जोतने वाले की। जो जोतेगा वह बोएगा, जो बोएगा वह काटेगा, कमाने वाला खाएगा और इसके चलते जो कुछ हो। तो उसी सभा में कामरेड सैनिक जी भाषण देते हुए कहते हैं, एक कामरेड सैनिक है वे कहते हैं कि यह जो लाल झंडा है आपका झंडा है, जनता का झंडा है, आवाम का झंडा है, इनकलाब का झंडा है। इसकी लाली उगते हुए आफताब की लाली है, यह खुद आफताब है। इसकी लाली, इसका रंग क्या है? रंग नहीं, यह गरीबों, महरूमों, मजलूमों, मजबूरों के खून में रंगा हुआ झंडा है। तो इस तरह से भाषण को सुनकर देखते देखते सोशलिस्ट पार्टी के 300 मेंबर बन जाते हैं, क्योंकि सैनिक जी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि मिलों की चिमनियां आग उगलेंगी और उन पर मजदूरों का कब्जा होगा, ज़मीनों पर किसानों का कब्जा होगा, चारों ओर लाल धुआं मंडरा रहा है। उठो किसानों के सच्चे सपूतों, धरती के सच्चे मालिकों, उठो क्रांति का मशाल लेकर आगे बढ़ो। तो इस बात से सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। इस सभा में बालदेव जी भी भाषण देना चाहता है, किंतु कामरेड वासुदेव उसे रोकते हुए कहता है, बालदेव जी आपका व्याख्यान हम लोग बहुत सुन चुके हैं, आप पूंजीवादी हैं, इस सभा में आप नहीं बोल सकते। इस तरह से उन्हें चुप करा देते हैं। सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में सिपहिया टोली के किसी बच्चे तक ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि उनके टोले में कटिहार से काली टोपी वाले दल से संयोजक जी आ गए हैं, जो उनको लाठी भाला चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। अब देखते हैं 20वां अनुच्छेद, 20वां परिच्छेद। इस परिच्छेद का जो आरंभ है वह कमली की प्रशांत संबंधी प्रेमासक्ति से किया गया है। कमली जो है वह प्रशांत को प्राणनाथ संबोधित करते हुए प्रतिदिन पत्र लिखती है और उस पत्र को फाड़ती रहती है बिना प्रशांत को दिए, ठीक है। डॉक्टर प्रशांत जो है वह घोड़ा करैत नामक एक बड़े ही जहरीले सांप से बाल बाल बच जाते हैं। वह जो सांप है वह 2.5 हाथ लंबा रहता है। अब 2.5 हाथ लंबे सांप के आगमन को गांव की स्त्रियां जो पार्वती डायन है ना, पार्वती की डायन माँ का कुप्रभाव बताती है, क्योंकि डायन का मंत्र भी 2.5 अक्षर का ही हुआ करता है, ऐसा वे लोग बोलते हैं। तो डॉक्टर प्रशांत इस अंधविश्वास को नकारते हुए मौसी के घर नित्य जाता रहता है। मौसी किसको बोला गया है? पार्वती की अम्मा को, ठीक है, जिसको डायन कहते हैं सभी लोग। प्रशांत को लगता है कि कमली की दशा भी सुधरती जा रही है।
उधर कमली ने अपनी नल दमयंती की जो किताब है उसमें स्थल स्थल पर नल को काटकर प्रशांत का नाम और दमयंती को काटकर अपना नाम लिखा हुआ है। कटिहार से लौटकर आए तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी जो हैं वह डॉक्टर प्रशांत को बतलाते हैं। अब देखो, विश्वनाथ प्रसाद जी कटिहार क्यों गए थे? क्योंकि जो बड़ा अधिकारी था उसने बोल दिया था कि जिसने 1 साल से लगान नहीं चुकाया है उनका भी पेशी किया जाएगा, उनको भी अदालती कार्यवाही होगी। तो इस तरह विश्वनाथ प्रसाद जी है जो हैं वह किसानों के भले के लिए कटिहार गए रहते हैं। अब वहाँ से वे लौट कर आते हैं तो डॉक्टर प्रशांत को यह बताते हैं कि वे तहसीलदारी रूपी पाप की गठरी को अपने सिर से उतार कर फेंक आए हैं, अर्थात उन्होंने तहसीलदारी का पद छोड़ दिया है, क्योंकि यह तथ्य उन्हें स्वीकार नहीं था कि उन किसानों पर भी नालिश कर देते जिन पर मात्र 1 वर्ष का ही लगान बकाया था। 21वां परिच्छेद देखते हैं। 21वें परिच्छेद में सहदेव मिश्र, यहाँ पे मिसर बोला गया, ठीक है, सहदेव मिसर जो कि ब्राह्मण जाति का था, इसको फुलिया के घर में घुसते ही पकड़ लिया जाने और उसको रात भर बांध कर रखने का वर्णन किया गया है। दूसरे दिन इस संबंध में पंचायत होने की घोषणा होती है। अब पंचायत होने की घोषणा होती है तो ब्राह्मण यह धमकी देते हैं कि यदि राजपूतों ने इस पंचायत में ब्राह्मणों का पक्ष नहीं लिया तो वो ग्वालों को राजपूत मान लेंगे। इस तरह से वे धमकी देते हैं। अब पंचायत आरंभ हुई तो फुलिया ने बताया कि उनकी आंख तो तब खुली थी जब लोग सहदेव मिसर को पकड़कर हल्ला मचा रहे थे। सहदेव ने महंगू दास के घर आने का यह कारण बताया कि वह खेत की रखवाली के लिए महंगू दास को जगाने आया था। उसने कहा कि रास्ते में मैंने रबिया और सोनमा को चोरी से शकरकंदी उखाड़ते पकड़ा था, जिससे इन लोगों ने तेतग और नक्छेदिया के साथ मिलकर झूठा हल्ला मचा दिया है। अब मैंने चोरी करते हुए जिन लोगों को देखा उन लोगों ने झूठा हल्ला मचा दिया है। ये कौन बोलता है? सहदेव बोलता है। अब महंगू भी यह स्वीकार कर लेता है कि उसको सहदेव ने आकर जगाया था। तो इस प्रकार सारा मामला सुलझा हुआ मानकर जो सिंह जी है ना, वो कहते हैं कि अब पंच लोग ही अपना फैसला करें कि असल में बात क्या है। अब इस तरह से इन चीज़ों को देखकर कालीचरण अन्याय मानता है और एक ही ओर को लोगों से बात पूछी गई है। इस तरह से वह कहता है, वह कुछ पूछना चाहता है तो ज्योतिषी जी कह देते हैं कि वे कालीचरण को पंच नहीं मानते। हाँ, वोटिंग कराने पर कालीचरण को पंच मान लिया जाता है, वोटिंग कर लिया जाता है। अब वे पंच हो गए और उसका अब जो कालीचरण है उसको किसको? सहदेव को और फुलिया को धमका कर फुसला कर पूछने पर जो फुलिया है वह सच सच कालीचरण को बता देती है कि जो सहदेव है वह फुलिया से मिलने ही आया था। तो ज्योतिषी जी ताव में आकर कालीचरण से कहते हैं कि वह अपनी माँ से जाकर पूछे कि वह किसका बेटा है। इस बात पर वासुदेव चिल्लाकर कहता है कि ज्योतिषी जी अपनी स्त्री से जाकर पूछें कि उसके गर्भ में किसका बच्चा है। इसी समय काली टोपी वाले संयोजक जी सीटी बजाते हैं, जिसे सुनकर 15-20 लठैत राजपूत नौजवान सभी को घेर लेते हैं और सिंह साहब पंचायत की बैठक को स्थगित करके चले जाते हैं। अब कालीचरण जो है वह फैसला सुनाता है कि महंगू अपनी बेटू का चुमौना अर्थात विवाह खलासी के साथ कर दे और आज ही सभी टोले के लोग बाबू लोगों पर नज़र रखें। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों 22वां परिच्छेद। इस परिच्छेद में नवनियुक्त महंत रामदास की लक्ष्मी की ओर आसक्ति बढ़ते जाने का वर्णन किया गया है। अब जो सेवक रामदास रहता है, जो महंत बन जाता है, वो लक्ष्मी की ओर आसक्ति लेने लगता है, आसक्त होने लगता है। लक्ष्मी रामदास को समझाती है
वह कहती है कि आप अपने चित्त को मत विचलित कीजिए, आप मेरे गुरु बेटा है और मैं आपकी गुरु माई। तो इस तरह से वह कहती है कि आप क्या जानते हैं, कालीचरण अपनी पार्टी का चंदा लेने मठ पर आता रहता है, किंतु लक्ष्मी से सदैव 4 हाथ दूर खड़ा होता है। उसके बारे में रामदास की राय है कि कालीचरण को लाल झंडा और सोशलिस्ट पार्टी औरत की तरह प्रिय है। रामदास यह भी सोचता है कि वह कालीचरण के भय के कारण प्यासा मर रहा है, नहीं तो लक्ष्मी के साथ अपनी काम पिपासा शांत कर लेता। वह लक्ष्मी से जोर जबरदस्ती करना चाहता है, तो वह जो लक्ष्मी है वह रामदास को कुत्ता कहते हुए जोर से थप्पड़ मारती है और पैरों से धक्का देकर दूर गिरा देती है। अब बालदेव जो है वह लक्ष्मी से गांव में चरखा सेंट खोलने की सहायता के लिए आता है। ठीक है, चरखा सेट खोलने के लिए सहायता मांगता है। किससे? लक्ष्मी से। रामदास को बालदेव फूटी आंख भी नहीं सुहाता, क्योंकि उसकी दृष्टि में बालदेव की दृष्टि बड़ी मैली है। हाँ, लक्ष्मी का हृदय जो है वह बालदेव को देखकर चंचल हो उठता है। लक्ष्मी उसको एकदम सरल सच्चा साधु समझती है, जिसके दिल में ज़रा सा भी मैल नहीं है। 23वां परिच्छेद। इस परिच्छेद का आरंभ महंगाई के कारण लोगों के परेशान रहने के तथ्य से किया गया है। कांग्रेस का प्रचार कार्य करने के लिए मेरीगंज में बौनदास नामक एक कार्यकर्ता आता है। अब बौनदास के बारे में प्रसिद्ध है कि उसने सन 1942 में गोरी मिलिट्री को बहुत छकाया था। संयोजक जी अपने बौद्धिक भाषणों में इस तथ्य पर जोर देते हैं कि आर्यावर्त में शुद्ध हिंदू ही रह सकते हैं। कामरेड वासुदेव लाल झंडे और कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों का प्रचार करता रहता है। सोशलिस्ट पार्टी के प्रचार कार्य में सहायता के लिए कालीचरण से जब चलित्तर कर्मकार आकर मिलता है तो गांव में आतंक छा जाता है, क्योंकि जो चलित्तर कर्मकार रहता है वह बम पिस्तौल चलाने में इतना माहिर है कि उसके नाम से गोरी मिलिट्री भी पेशाब करने लगती है। गांव वाले सोचते हैं कि बम पिस्तौल के सामने काली टोपी वालों की लाठी क्या करेगी, हाथी के आगे पिद्दी। 24वां परिच्छेद देखते हैं। 24वां परिच्छेद में होली का त्यौहार आने पर गांव के लोगों के द्वारा कर्ज ले लेकर होली मनाने की तैयारी का वर्णन किया गया है। कमली भी प्रशांत पर रंग डालती है तो प्रशांत भी उसके सिर पर अबीर उड़ेल देती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 24 परिच्छेद देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के परिच्छेदों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।